इसमें कहाँ तक पढ़े थे? ये हो गया था। नेचुरल फार्मिंग है क्या? नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग क्या है? बताइए। एक ऐसा कृषि का तरीका, एग्रीकल्चर मेथड, जिसमें इनपुट और कॉस्ट, उसमें चाहे बीज हो, सिंचाई हो, या तो फिर रासायनिक उर्वरक हो, जैविक उर्वरक हो, इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, वो ये पूरी तरीके से नेचर पर आश्रित कृषि व्यवस्था है। ये आपने पढ़ा था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी बैकग्राउंड, तो इसकी शुरुआत जब से इंसान पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से हुई। इंसान से पहले ना आपका जितना भी आपका फौना फ्लोरा वाला जितना भी जगत है, वनस्पति जगत, वो आया। और जब वनस्पतियाँ इस अर्थ पर बिना मानव के सहयोग से उग सकता है, ये अपना उत्पाद दे सकता है, तो मानव एक उपभोक्ता की तरह रहना चाहिए था, क्योंकि प्रकृति ने ये सारी व्यवस्था इंसान बनने से पहले ही कर दिया था। इंसान तो बहुत बाद में बना ना। ये नेचुरल तरीका जो आपका गार्डनिंग है, फार्मिंग है, हजारों तरह के घास है, फूस है, ये पहले से उग रहे हैं। इसको कौन सा इंसान उगा रहा है? यानी प्रकृति में पहले से एग्रीकल्चर हो रही थी। कैसी एग्रीकल्चर? जो प्रकृति पर आश्रित व्यवस्था थी। लेकिन फिर ये गहन एग्रीकल्चर, जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा कृषि जिसमें कि लार्ज प्रोडक्शन का हित छुपा हुआ है। रीजन इसके पीछे ये था कि आबादी मानव का, इंसानों का तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और इंसान अब क्या हो गए, सिविलाइज हो गए, और इसलिए अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए इन लोगों ने एक गहन कृषि विकसित की, और जिसके अंतर्गत कई इनपुट्स का भी प्रयोग किया। जैसे बीज का संरक्षण करना, जो पिछले साल खेती हो गई है, बीज को बचा कर रखना अगले साल की खेती के लिए। मिट्टी की स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए उसमें किसी प्रकार के बाहरी तत्व का मिलावट नहीं, ह्यूमस बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा देने के लिए, या तो उसमें हानिकारक कीटों को से निपटने के लिए उसमें कीटनाशकों का प्रयोग, और भी कई प्रकार के जो उर्वरक का प्रयोग किया गया। मिट्टी में नमी रखने के लिए या तो उसमें आर्द्रता पहुंचाने के लिए सिंचाई का, बाहरी सिंचाई का प्रयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था बाद में हुई। लेकिन नुकसान कहाँ हो गया? इंसानों ने अपनी ज़रूरत की पूर्ति भी की। लेटेस्ट जो मॉडर्न केमिकल साइंटिफिक तरीके से जो खेती की गई, उससे प्रोडक्शन तो बढ़ाया, और अपने जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड जो आपका कृषि युक्त भूमि है, उसमें उन्होंने जो विद्यमान जनसंख्या है उसको उन्होंने भोजन तो उपलब्ध कराया, लेकिन उसके सामने चुनौतियां उभर करके आ गई। किस प्रकार की चुनौतियां? स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय चुनौतियां। दो प्रकार की चुनौतियां, हेल्थ से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड। तो पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है। पर्यावरण एक दूसरे से क्या रहता है? सह संबंध, सह कोई एग्जिस्टमेंट का जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। पर्यावरण में एक भी जो है उसके जीव जो है प्रभावित होता है, तो पूरा इकोसिस्टम, उसका जो पूरा फूड चेन श्रृंखला खराब हो जाती है। और जहाँ पे वनस्पतियाँ उग रही है, खेती हो रही है, उसमें कितनी उर्वरता बची हुई है,
तो उसकी जब फर्टिलिटी रेट जब प्रभावित होगा तो कम उत्पादन भी होगा, मिट्टी का अपरदन होगा ज़्यादा सिंचाई करने से, और उसमें केमिकल खाद का प्रयोग करोगे तो फिर बहुत सारे अच्छे जीव और बुरे जीव दोनों नुकसान होंगे। टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगी खाद्यान्न में, खाना में, तो हेल्थ से रिलेटेड इशू आ गया। और पर्यावरण से संबंधित भी चुनौतियां आई, मिट्टी प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण खतरनाक, आप केमिकल्स का प्रयोग करोगे तो आपका जल प्रदूषण हो गया। और जलीय जीव जितने भी हैं, जल एक जगह पे थोड़ा ना रहता है, उसमें जो DDT वगैरह सब जो छिड़काव किया जाता है 2,4-D, ये सब मिट्टी में अच्छे जो जीवाणु है उसको भी मार देना। साथ ही साथ यहाँ से पानी जब अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, तो वहाँ का भी मतलब पोल्यूशन वहाँ भी बढ़ता है। इसके साथ साथ नदी नाले के माध्यम से समुद्र तक जाएगा तो कितने जलीय जीव उससे नुकसान हो जाएगा। इंसान खाएगा तो इंसान के खाने में भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यावरणीय समस्या, जलीय जीव प्रभावित होगा और भी जीव प्रभावित होंगे, तो उससे सीधा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के जो चेन है। मछली मर जाएगा तो सीधा प्रभाव पड़ जाएगा उससे, उस पर आश्रित रहने वाला जीव, ठीक है, अम्ब्रेला जो एनिमल्स हैं। और जैव विविधता हमें एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है जिससे कि हम भी जीवित रहें और पूरा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, ठीक है। अब कीस्टोन एनिमल नहीं रहेगा तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव जंतु है जो कि खतरनाक जीवों से हमें रक्षा करती है, उसके बाद ही घट जाएगी। तो पूरे तरीके से पर्यावरणीय में चाहे फ्लोरा हो या फौना हो, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो कृषि एक तरह से जो खेत पेट भरने के लिए था, वह स्वास्थ्य को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। और अभी भी यदि स्टेप नहीं उठाया गया तो निश्चित है कि आगे आने वाले दिनों में मानव अस्तित्व के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए फिर से कुछ वैज्ञानिकों और कुछ जो है कृषि वैज्ञानिकों ने फिर से उसी कृषि पद्धति पर जाने का प्रयास किया जो हजारों वर्ष पहले या सैकड़ों वर्ष पहले की जा रही थी। कैसा फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें मिला जुला करके कि एंसेंट काल में क्या हुआ, मिडाइवल काल में क्या हुआ, मॉडर्न काल में क्या हुआ, ये हमने लिखाया हुआ है। इसका विधि क्या है खेती करने का, क्या क्या बताया आपने। इसमें देसी बीजों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंचाई के लिए वर्षा पर आश्रित नहीं रहा जाता, और ये कृत्रिम सिंचाई पर आश्रित नहीं रहते बल्कि वर्षा पर ही आश्रित रहते हैं। इसमें हाई यील्ड वैरायटीज बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें GM बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें ट्रांसजेनिक बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे रासायनिक उर्वरक हो या तो जैविक उर्वरक हो, किसी भी बाहरी जो उर्वरक एलिमेंट्स है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावे अब मृदा स्वस्थता को बरकरार रखने के लिए तो उसमें प्राकृतिक तत्वों की मिलावट की जाती है, मृदा सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, उसके हेल्थ बरकरार रखने के लिए। तो क्या क्या बरकरार रखना है, कैसे बचाना है, तो प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करके, जो कि अवशिष्ट जो बच जाता है उसका खर पतवार, उसको जलाता नहीं है बल्कि उसको डिकम्पोजिशन करवाता है। जैसे धान का भूसी हुआ, गेहूं का भूसी हुआ, जो भी उत्पाद हुए उसके जो डटकी टटकी बच गया उसको खेतों में ही छोड़ दिया जाएगा, उसको डिकम्पोजिशन कराया जाएगा, गलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, उसको खेतों में ही उपयोग किया जाएगा। गोबर का प्रयोग, गौमूत्र का प्रयोग करके जीवामृत का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावे धनामृत है, धना बीजामृत है, इसके अलावे बीजामृत है, कई प्रकार के निमाशास्त्र है, ये सारे प्राकृतिक तरीकों से उपयोग किया जाएगा। ये हमने लिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके उत्पादन भी बताया है कि इसके जनक किसे माना जाता है। भारत में सुभाष पालेकर,
और जापान में एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? हाँ, ठीक बोल रहे हैं, फुकुओका। तो उसको फुकुओका विधि या तो पालेकर विधि तकनीक भी कहा जाता है। पालेकर ने बताया है कि हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो क्या अचीवमेंट हासिल किया है? तो मराठावाड़ा क्षेत्र में हमने जो सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है वहाँ पे हमने खेती करने लायक बना दिया है लोगों को। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है फसलों का कि यदि बासमती चावल का उत्पादन रासायनिक उर्वरक की विधि से यदि जितना उत्पादन होता है उससे हम ज़्यादा उत्पादन कर लिए हैं। किससे? नेचुरल एग्रीकल्चर से। गेहूं के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने अचीवमेंट बताया है कि हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है। हालांकि पहले हमको लिखाना चाहिए था जो प्राकृतिक खेती के 4 आधार स्तंभ हैं। आधार स्तंभ, पिलर, 4 पिलर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कौन कौन? तो एक जो बताया जाता है इसमें जीवामृत है। जीवामृत, ये जीवामृत क्या है? तो ये एक प्रकार से उर्वरक, प्राकृतिक तरीकों से बनाया गया उर्वरक है। तो एक तरह से कह सकते हैं उर्वरक एक्चुअली है नहीं, लेकिन कह सकते हैं, मतलब ये फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। जीवामृत, इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है कि वही डटकी फुटकी जितना भी इसका अवशिष्ट है, नहीं अवशेष, उसको डिकम्पोजिशन कराया जाता है। गोबर, गोमूत्र, पाउडर उडर जो बताया था, आटा, बेसन, इस सब का गुड़ का प्रयोग करके उसका जीवामृत बनाया जाता है। पहला आधार स्तंभ यही था। दूसरा जो आधार स्तंभ इसका बताया गया है, पिलर, वो बताया गया बीजामृत। लिखिएगा, ये बीजों की संरक्षण के लिए है। यानी बीजों की संरक्षण, अच्छे बीज बनाने के लिए बीजामृत का प्रयोग किया जाता है। उसको भी उसी तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा जो पिलर बताया गया है वो बताया गया है आच्छादन, जिसको मल्चिंग कहा जाता है। आच्छादन, मल्चिंग, ये क्या होता है? मिट्टी में नमी बरकरार रहे, आर्द्रता बनाए रखने के लिए ये तरीके का उपयोग किया जाता है। मृदा में नमी, और एक है आच्छादन, हो गया मल्चिंग, और लास्ट हो गया आपका वाष्पन, वाष्प, जिसको आप वेपोरेशन कह सकते हैं या तो आपको मॉइस्चर भी कह सकते हैं। मॉइस्चर, मिट्टी से नमी जो है उड़ ना जाए। अरे भाप बन करके उड़ता है ना, और मिट्टी सूख जाता है, ह्यूमिडिटी उसकी समाप्त हो जाती है, आर्द्रता। तो उसको ऐसे करके, एक तो इसको आच्छादन में क्या है कि जो ऐसा कोई व्यवस्था किया जाएगा जिससे कि मिट्टी ढका रहे, और इसमें क्या है कि वाष्पन की व्यवस्था बनी रहे। तो ये इसमें यही है कि मिट्टी से ही रिलेटेड है ये मृदा। मृदा में वाष्पन की प्रक्रिया को रोकना। इसको पूरा कर दीजिएगा, मृदा में वाष्पन की प्रक्रिया को रोकना।
मृदा में वाष्पन की प्रक्रिया को रोकना। हाँ, इसको कैसे रोकेगा आप? इसका जोतेगा नहीं, इसका जुताई नहीं करेगा। जुताई करने से क्या होता है कि जो भी है वो उड़ जाएगा, बचा के रखेगा। ये चीज, तो ये चीज आपका 4 जो इसका पिलर है, इसी पर आधारित इसकी खेती की जाती है। ये आपको उपलब्धियों से पहले ही लिखना चाहिए था, लेकिन ये छूट गया है, उसको आप कर सकते हैं कि कहाँ लिखना है। ठीक है, चलिए, उपलब्धियाँ भी हो गया है। इसका इस खेती करने से लाभ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों नेचुरल खेती किया जा रहा है, इसका महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस या तो बेनिफिट, नेचुरल फार्मिंग यदि आप करते हैं तो इसका क्या लाभ है? सबसे बड़ा जो चिंता था तो हेल्थ का न था, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसको दूर किया जाता है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक की खेती करने से उसमें टॉक्सिक लेवल बढ़ने की संभावना है, उसमें जो पोषकता है उसकी कमी हो जाती है। जहरीले रासायनिक प्रवाह जो है उर्वरक का प्रयोग करके खेती तो की जाती है, लेकिन वो उसमें नेचुरलिटी नहीं हो पाती है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यह सीधा कह सकते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित, इस खेती से बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर हेल्थ जो है मिलती है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण होगा। कैसे पर्यावरण संरक्षण होगा? जो 2,4-D और अन्य जो कीटनाशक का जो प्रयोग करते हैं खेतों में, तो इसका क्या प्रभाव है कि छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो मर जाता है। जिसमें खोटा, पिपरी, क्या क्या के छोटा छोटा इंसेक्ट्स जो है, वो जो फतिंगा होता है, जितना भी है, अब उसको उससे बचाने के लिए आपने क्या कर दिया, जो कि पर्यावरण के लिए आवश्यक इंसेक्ट्स है उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बताओ कि ये छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उस पर कितने जीव आश्रित होंगे। जब इसका ये खाद्यान्न श्रृंखला गड़बड़ाएगा तो इस पर जो निर्भर जीव है उसको खाना दिक्कत हो जाएगा, इसकी जनसंख्या गड़बड़ा जाएगा, इस पर जो आश्रित होगा तो उसकी संख्या गड़बड़ा जाएगा, यानी पूरे फूड चेन क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और इसका सीधा इम्पैक्ट लास्ट में जाके की स्टोन एनिमल पर पड़ता है। की स्टोन एनिमल हो, की स्टोन आपका पक्षी हो। अभी देखिएगा, इतना कीटनाशक प्रयोग, दर्द निवारक दवाइयों का प्रयोग जो किया जाता है, तो उससे 2-3 प्रजाति तो बिल्कुल एकदम एक्सटिंक्ट के कगार पर पहुंच गया, जो की स्टोन एनिमल पक्षी हुआ करता था। जैसे आपका बल्चर, गिद्ध जिसको बोलते हैं, गिद्ध मिलता है, गिद्ध क्यों खत्म हो गया? एक की स्टोन एनिमल था, पर्यावरण के लिए वो सफाई करता था वो।
कि जहाँ भी कोई जानवर मर गया, कोई खतरनाक चीज़ मर गया, मांस भक्षण करता था, वो सफाई चट कर जाता था, जिसका कि उससे बीमारियों से लोग बच जाता था। अब है ही नहीं, जो खत्म हो गया। कौन सा दवाई का प्रयोग कर रहा था दर्द निवारक के रूप में? क्या नाम था? क्या नाम था? डायफ्लोक्रॉन की क्या इस तरह का नाम था। वो खत्म हो गया। अब निश्चित है कि वो खत्म होगा तो उससे उस पर जो कितने जीव हैं जो मरते हैं, डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं हो पाता है, वो तो हेल्थ का समस्या पैदा करेगा कि नहीं करेगा। पानी प्रदूषित हो जाएगा, जहाँ तहाँ जो है जानवर देखो फेंक दिया जाता है, महकता है, सड़ता है, गलता है, हेल्थ इशू होगा। तो ये पूरे फूड चेन गड़बड़ा जाएगा। वो तो एक एग्जाम्पल है, बड़ा जो जानवर जीव है, छोटे छोटे कितने अनगिनत जीव हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। जलीय जीव पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पानी के माध्यम से, सिंचाई वाला जल के माध्यम से बह के नहर, तालाब, इसके बाद बड़ी नदियों और फिर समुद्र तक ये जाएगा। तो कितने जीव उससे नुकसान हो। मृदा पोल्यूशन, पानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई तरह के पोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये खेती करने से जो ये चीज़ें हैं, कम से कम इसको बचाया जा सकता है, यानी पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। 2 लाभ। तीसरा लाभ करेंगे कि आप देखो, जो केमिकल एग्रीकल्चर करते थे और वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर, उससे जो इनपुट का ही लागत मतलब इतना लग जाता था कि इसके लिए किसान लोन लेता था बैंक से, और बैंक का लोन नहीं चुका पाने के कारण कई किसान सुसाइड कर लेते थे। इसका लागत मूल्य ही इतना लग जाता था कि जितना उसका लागत मूल्य लगा उस अनुपात में उसको मार्केट प्राइस नहीं मिल पाता है, तो किसानों को फायदा नहीं हो पाता था। तो पहला तो ये है कि किसानों की जीरो बजट खेती से, जीरो बजट प्राकृतिक खेती से किसानों की आय सुनिश्चित होगी। कैसे सुनिश्चित होगी? इसका इनपुट कॉस्ट क्या लगा है? नाम मात्र का या जीरो लगा है। तो अब ये बैंक के लोन के जाल में तो नहीं फंसेगा। जो दूसरे से कर्ज उर्ज लेता था तो सेठ साहूकार से उसकी ज़मीनें ये हड़प ली जाती थी, या उसके जितने भी और एसेट्स होता था उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता था, उससे वो बच जाएंगे। तो एक तो इसका आय सुनिश्चित होगा। इसी से रिलेटेड आप अगला लिख देंगे चौथा में कि ऋण जाल से बच जाएंगे। ऋण जाल की समस्या से मुक्ति। इसी से रिलेटेड किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसानों की आत्महत्या से मुक्ति, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलना है। आय सुनिश्चित होगी, ऋण जाल की समस्या से मुक्ति मिलेगी, किसानों की आत्महत्या जैसी जो समस्या है उससे मुक्ति मिल जाएगी। मृदा स्वास्थ्य बरकरार रह पाएगा। हेल्थ आपका जो आपका सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी रेट है वो सुनिश्चित रह पाएगा। लिखिएगा, मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित किया जाना, या तो किया जाएगा या तो हो पाएगा। चलिए ठीक है।
इसमें जो कुछ कुछ जो नेचुरल इनपुट्स लगता है, उसमें किस किस चीज़ों का लगता है? गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, उससे रिलेटेड वाला चीज़। तो जो जानवर नहीं पाल रहे थे और सीधे देखिएगा ट्रैक्टर और पावर टिलर और फलना फलना मशीन का यूज किया जा रहा था, जो पोल्यूशन को बढ़ाता है और उसके कॉस्ट को बढ़ाता है, अब फिर से क्या करेगा? फिर जानवर पालना स्टार्ट करेगा और उससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। बीजामृत बनाया जा रहा है, जीवामृत बनाया जा रहा है, निम शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र, इसके अलावा भी कई प्रकार के जो उसमें जो कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक या और भी जो खाद्य बनाया गया नेचुरल तरीके से, उसमें लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो अगला लिख लीजिएगा, पशुधन की स्थिरता होगी। पशुधन की स्थिरता, चलिए हो गया। अगला लिखिएगा, रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन जैसे प्राकृतिक उर्वरक निर्माण, के अंतर्गत केचुआ फार्मिंग, जीवामृत, बीजामृत इत्यादि। हो गया। यहाँ रोजगार मिल सकता है, ठीक है, इत्यादि कर दिए हैं तो ठीक है। आगे लिख सकते हैं, कहाँ रिपीट करें? हाँ, केचुआ फार्मिंग, जीवामृत, बीजामृत इत्यादि। कहाँ ध्यान था? रोजगार का सृजन होगा, रोजगार, जॉब क्रिएशन होगा, तो कहाँ होगा? एग्जाम्पल देख लिखना है। अगला लिखना है, सिंचाई की जो समस्या है, दूर होगी। कैसे? क्योंकि ये वर्षा पर आश्रित होकर खेती करता है और किसान जो सिंचाई को लेकर के परेशान रहते हैं, और क्योंकि इस खेती से 10% तक सिंचाई, ये है कि 10% सिंचाई इस विधि से खेती करने से के लिए पानी में कमी, पानी का कम उपयोग किया जाता है, कम उपयोग, ये हो गया आपका। अगला क्या मन मर जाएगा वो? हाँ, 10वां। अच्छा, इसमें न्यूनतम इनपुट लग रहा है, जिसको लागत कहेंगे, और अधिकतम आउटपुट होगा, जिसको आप लाभ कहें। और भी कई तरीके से यदि आपको लगता है कि इससे लाभ होगा तो आप डाल सकते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस। तो लाभ वाला चीज हो गया, याद रहेगा ना, अपने से ही इसको बना के लिखना है। और बड़ा ही जो है चर्चा में ये एग्रीकल्चर रह रहा है फार्मिंग।
चलो ये बात ठीक है, ये लाभ हो गया, बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन समस्या कहाँ है? जब इतना ही लाभ है तो पूरा देश के लोगों के द्वारा नेचुरल कृषि क्यों नहीं की जा रही है? ऊपर से कि औद्योगिकीकरण से पहले तो इंसान यही वाला नेचुरल फार्मिंग करता था। जब पहले से जब ये कृषि चली आ रही है तो ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि लोग फिर से जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर की ओर चला गया था? जब पहले से लोग कर ही रहे थे तो फिर इसी को सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, जो कि फिर से उसी चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया है? जहाँ की भुखमरी था, जहाँ गरीबी था, जहाँ किसान का पेट नहीं भर रहा था इस खेती से, तभी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए केमिकल और साइंटिफिक एग्रीकल्चर की ओर गया, और जब फिर उससे नुकसान हुआ तो फिर उधर ही भाग रहा है। तो क्या भुखमरी की समस्या का फिर से सामना करना पड़ेगा? फिर किसान तकलीफ में आ जाएंगे, फिर अकाल होगा, अकाल, ड्रॉट्स, हिमाइन, लाखों लाखों लोग मर जाते थे हिमाइन आने से, भूखे। एक समस्या ये हो जाएगा। इसके अलावे अब क्या हो सकता है, जितना बढ़ती तेजी से बढ़ती आबादी, पूरी दुनिया में आबादी बढ़ रही है, लैंड तो बढ़ नहीं रहा है, लैंड तो बराबर ही है ना। और फिर आप नेचुरल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हो, तो क्या सभी लोगों को खाद्यान्न पदार्थ पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? और ये प्रूवन अभी नहीं है कि जैसे सुभाष पालेकर ने कहा कि हमने बासमती चावल से इतना गुना हमने उत्पादन इसका ज़्यादा कर लिया है, या तो फिर इस चावल गेहूं का उत्पादन करवा दिया है। तो ये व्यवहारिक रूप से नहीं है, सैद्धांतिक रूप से तो सही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर से इतने बड़े जो जनसंख्या है इसको भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? क्योंकि आज भी इसके लिए वैज्ञानिकों में ये बात, विद्वानों में, कृषि वैज्ञानिकों में डिबेट है कि जो रासायनिक उर्वरक और वैज्ञानिक खेती है और प्राकृतिक खेती में कितने उत्पादन के लिए दोनों उसका तुलना किया जा सकता है। अभी भी इसके लिए बड़ा मतभेद है। लोग मानते हैं कि जो नेचुरल एग्रीकल्चर है इसका उत्पादन बहुत कम होगा किसके मुकाबले, केमिकल जो खेती है। तीसरा चीज, हरित क्रांति ने लोगों को अवेयर किया वैज्ञानिक खेती करने के लिए। ऐसे तो ट्रेडिशनल खेती कर ही रहा था, हल बैल का प्रयोग करके किया जा रहा था, एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग ही था, गोबर छीट के प्रयोग करके खेती किया जा रहा था। हुरा भाषा जिसको कहा जाता है गांव देहात में, हुर, ये आपका जो अवशिष्ट जो जमा होता है उसको कर ही रहा था। तो हरित क्रांति के वजह से ये उत्पादन क्षमता बढ़ा और सभी लोगों को भोजन उपलब्ध हो पाया। और आज भी जो है भारत जैसे देशों में सबसे ज़्यादा भूखमरी देखने को मिलती है। आप हंगर इंडेक्स देखें तो लेटेस्ट हंगर इंडेक्स क्या कहता है, भारत का क्या स्थान है? अरे 2024 का हंगर इंडेक्स निकालो, देखो गूगल पे क्या है पोजीशन। भूखमरी सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो जब इतना भूखमरी, दुनिया का सर्वाधिक भूखमरी आबादी के हिसाब से भारत में है, तो फिर जब वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बावजूद भी भूखमरी के लोग शिकार हैं और 80 करोड़ लोगों को अनाज आप बांट रहे हो खाने के लिए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है ना, 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को, सरकार का ये डेटा है, 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। 80 करोड़ करोड़ करोड़, मोदी जी खुल कर बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को भोजन बांट रहे हैं। हाँ, भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है।
सस्ते दरों पर या मुफ्त में, तो वैसे स्थिति में फिर ये आपका नेचुरल एग्रीकल्चर तो और तो जान ही मारेगा गरीबों का। कहाँ से होगा? उत्पादन ही नहीं होगा तो सरकार कहाँ से प्रोक्योर कर पाएगा और फिर ये सब्सिडी वगैरह दे पाएंगे? दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा जो इसके जनक हैं वर्ल्ड वाइड, फुकुओका, मनसुनोबु फुकुओका, जापान में नेचुरल एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रमोट किया, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि जापान के किसानों ने इस खेती को छोड़ दिया। फिर फुकुओका जहाँ पे इस खेती को प्रमोट किया, जापान में ही लोगों ने नेचुरल खेती करना छोड़ दिया फिर बाद में, इसका दुष्परिणाम देकर के, क्योंकि उत्पादन उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। तो वहाँ जापान में सफलता नहीं मिली। इसी का देखा देखी कई देशों ने इसको एडॉप्ट किया। श्रीलंका उसका एक उदाहरण है। वहाँ जैविक एग्रीकल्चर और नेचुरल एग्रीकल्चर को सरकार ने इंसेंटिव और सब्सिडी दे करके सरकार कार्यक्रम के तहत इसको चलाया। क्या हुआ? जब भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, भुखमरी पर लोग चले गए। श्रीलंका एक एग्जाम्पल है। ये सीमाएं हैं। और क्या क्या लिमिटेशन है इसका? लोगों की जानकारी नहीं है। जीवामृत और ये सब बनाने के लिए, बीजामृत बनाने के लिए किसान जागरूक नहीं है। और किसान इतने बड़े आबादी में किसानों को फिर से जागरूक करना पड़ेगा। एक बड़ी समस्या जागरूकता की है। तीसरा और जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि क्या गारंटी है कि किसानों को अपने फसल का दोगुना मूल्य मिल पाएगा? जितना भी आप लागत लगाते हो उससे ज़्यादा आपको मिल पाएगा। जो एमएसपी सरकार के द्वारा दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें जो आपका जैविक कृषि है या तो नेचुरल फार्मिंग से जो उत्पादित जो फसल है उसके लिए क्या निर्धारण किया गया है? सीधा उसमें लिखता है कि धान का प्रोक्यूरमेंट का मूल्य होगा 2200 2000 रुपया क्विंटल। अब कौन धान लिखा है इसमें? कहाँ लिखा हुआ है कि जीरो बजट खेती करने वाले धान का कीमत ये 3000 रुपया, जैविक कृषि करने वाले का धान का कीमत इतना। ये चैलेंजिंग है एमएसपी को लेकर के। मार्केट में जो विपणन सिस्टम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, तो वहाँ देखिएगा ये जो आपका चावल है बासमती है, ये भी चावल बासमती है। ये चावल आपका रसायन वाला है। ये चावल आपका जीरो बजट का है। ये चावल आपका यही बासमती जैविक का है। तो इसका मूल्य कैसे तय करोगे और कहाँ तय होगा? क्यों जनता मानेगी कि आपका, अब इसको जो आप बेच रहे हो, तो जितना ये 20 रुपया या 18 रुपया केजी ये ले रहा है, इसके लिए क्या रेट रखोगे? इसके लिए क्या रेट रखोगे कि सब धान 22 पसेरी कर दोगे? ऐसे में चल रहा है ना, सब धान 22 पसेरी। रात में ही एक हम देख रहे थे, सब धान 22 पसेरी क्या होता है, मुहावरा है ना, ऐसे में पूछा जा रहा था में। सब धान 22 पसेरी। पसेरी समझते हैं? 5 किलो बराबर होता है 1 पसेरी, और सब धान 22 पसेरी। तो इसका कहाँ कहाँ समस्या देखने को मिली? एक आपका कृषि विपणन से संबंधित, उसका मार्केटिंग से संबंधित,
दूसरा देखने को मिला इसका प्रमाणीकरण। ये कैसे लोग विश्वास करेगा कि जीरो बजट वाला चावल है? रासायनिक उर्वरक वाला चावल को ही बोल देगा कि ये जीरो बजट का चावल है? इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा? कहाँ है? कैसे किसान पहुंचे? जानकारी की कमी, वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए वहाँ पे कमी। और आज भी देखिएगा कई संस्था काम कर रही है प्रमाणीकरण के लिए, इसका बीज क्या उसको बोलते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए। जैसे ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके तहत एक एपेडा कार्य कर रही है। उसका फुल फॉर्म हुआ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करता है एपेडा? भारत में जो एग्रीकल्चर, जो आपका बायो एग्रीकल्चर है या तो आप उसको कहे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसके खाद्यान्न फसल को विदेशों में बेचने के लिए सर्टिफाइड करता है। और इसके लिए ये इतना महंगा है, इससे आपको प्रमाणीकरण लेने से के लिए कम से कम आपको 51,000 50,000 रुपया से ऊपर लेना पड़ेगा। तो इतना महंगा किसान कहाँ से ले पाएगा एपेडा से? दूसरा इसके एवज में बनाया गया विकल्प के रूप में PGS यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। और इसके तहत दो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एक है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक आपका ये PGS इंडिया। ये दोनों मुफ्त में जो है सर्टिफिकेशन देती है किसानों को। लेकिन इतना ये पचड़ेदार वाला है कि लोगों को इतना झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। नोएडा में इसका मुख्यालय है, कहीं कहाँ है, कैसे किसान वहाँ तक पहुँचे, यानी कि जटिलता काफ़ी है इसका सर्टिफिकेशन करवाने में, प्रमाणीकरण करवाने में बहुत ज़्यादा। ऊपर से फसाई के द्वारा जो आपका है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया बोलता है कि यदि इससे आप ले लेते हो तो फिर आपको फसाई से भी आपको लेना पड़ेगा सर्टिफिकेशन। खाते हैं ना कुरकुरे वगैरह सब और सब चीज़, वहाँ लिखा रहता है ना फसाई नंबर इतना इतना, उससे भी लेना पड़ेगा। यानी कि एक सिंगल विंडोज, एक ही जगह पे सब काम हो जाए, उसका अभाव है। किसान खेती करेगा कि इधर उधर दौड़ेगा कि हमको प्रमाणीकरण चाहिए? तो समस्या दिखाई पड़ रहा है, कितना समस्या है। तो यहाँ प्रमाणीकरण को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हैं। तो एक एक करके लिखिए आप इसको, लिमिटेशन। लिखिएगा कुछ विद्वान या कुछ जानकार मानते हैं कि प्राकृतिक विधि से या नेचुरल फार्मिंग से उत्पादित फसल का उत्पादन वैज्ञानिक और रासायनिक विधि, अरे क्या बोले थे कि कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राकृतिक विधि से फार्मिंग या खेती के उत्पादन की तुलना में रासायनिक और वैज्ञानिक विधि से की गई खेती एवं उसके उत्पादन के मुकाबले एक हिंदी थोड़ा सा बोल दीजिएगा क्या लिखे हैं अपने? हाँ, तो पूरा पढ़िए ना। के मामले में इसकी उपज कम है, इसकी उपज कम है। किसकी उपज कम है?
प्राकृतिक खेती वाला, उपज की कम, और अगला लिखिएगा नीचे, इसी में लिखिए, इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, बढ़ती आबादी को खाद्यान्न आपूर्ति प्राकृतिक खेती के माध्यम से कितना सफल हो पाएगा। बढ़ती आबादी को खाद्यान्न आपूर्ति में प्राकृतिक खेती कितना सफल हो पाएगा, इसके लिए संशय की स्थिति है। इसके लिए संशय की स्थिति है। संशय समझते हैं, मतलब इस पर एक मत नहीं है कि उहापोह की स्थिति, द्वंद्व की स्थिति है। आगे लिखिएगा, प्राकृतिक खेती सैद्धांतिक रूप से, प्राकृतिक खेती सैद्धांतिक रूप से तार्किक तो है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह कितना सफल हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। यानी सैद्धांतिक रूप से ये तो बहुत अच्छा बात करता है कि देखो चलो भाई पर्यावरण को बचाएगा, हेल्थ की समस्या को दूर करेगा, अच्छा बाबा जी वाला बात कर रहा है, और सारे बाबे लोग ही इसको प्रमोट कर रहा है, जितना भी साधु संत टाइप के लोग हैं। हाँ, लेकिन ये मतलब व्यवहारिक रूप से कितना ये सफल हो पाएगा, इसके लिए बड़ा ही मतलब सवाल है। आगे लिखिएगा, बताइएगा, औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति से पहले किसान अधिकांशतः प्राकृतिक खेती ही तो कर रहे थे। किसान अधिकांशतः प्राकृतिक खेती ही तो कर रहे थे, जिसका दुष्परिणाम सर्वविदित है। जिसका दुष्परिणाम क्या है, सर्वविदित है, सबको पता है क्या हुआ था, सर्वविदित है। हाँ, सर्वविदित का मतलब सबको पता है। अब उसमें क्या हो गया, शब्द आपका बच गया, नहीं तो बताते कि ये यहाँ इतना मारा होता था, इतना बुखार आ जाता, तो सबको पता है उतना बात, सर्वविदित है। अगला लिखिएगा, जापान में प्राकृतिक खेती को मेसानोबु फुकुओका ने काफी प्रोत्साहित किया, परंतु वहाँ के किसानों ने इस खेती तरीके को या इस विधि को नहीं अपनाया। इस विधि को नहीं अपनाया। कहाँ के किसानों ने नहीं अपनाया, मतलब जो जनक इसके माने जा रहे हैं, आधुनिक जनक, उसके बाद को ही लोगों ने जापान में क्या किया, नहीं माना। ठीक है, नीचे लिखेगा एरो दिखा। इसी प्रकार भारत में इसकी उपलब्धियों का दावा केवल सुभाष पालेकर जी कर रहे हैं। सुभाष पालेकर जी कर रहे हैं। अभी और भी अधिक सैंपल आना बाकी है।
सिंपल समझते हैं, और भी डेटा बहाना आना क्या है, बाकी है। एक आदमी कितनों बात करेगा कि हमने ये करवा दिया, हमने मराठावाड़ा में खेती करवा दिया, हमने 2 गुना कर दिया, इतना कर दिया, तो एक ही व्यक्ति न बोल रहा है, उसका और भी जो उसका सिंपल आएगा तो इससे और पता चल पाएगा कि कितना सफल हुआ है। नहीं, इसके अलावा लिखिएगा, भारत में अधिकांश किसान सीमांत और कृषि असाक्षर हैं, उसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर इलिटरेट हैं, एग्रीकल्चरली इलिटरेट हैं। कृषिगत क्या है, असाक्षरता है, किसानों में जानकारी का अभाव है। उन्हें इस विधि या उन्हें प्राकृतिक विधि खेती या प्राकृतिक खेती विधि के लिए जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना एक चैलेंजिंग है, एक चुनौतियां है। इसमें 2 शब्द का प्रयोग आपने किया है, एक सीमांत किसान का किया है, दूसरे आपने कहा कि किसान जो है इलिटरेट है, ज़्यादातर असाक्षर है, वो नवीनतम जो बातें हैं उसको जल्दी वो प्रयोग में नहीं ला पाते, जोखिम नहीं ले पाते, और उतना उसके पास ज़मीन नहीं है कि वो जो है उसको एक रिसर्च के तौर पर भी काम करे। तो इस तरह से बड़े किसान तो जोखिम ले सकता है, जिसके पास खेत है तो 5 बीघा, जिसके पास ज़मीन है तो चलो 10 कट्ठा वो उगा लिया, लेकिन जिसके पास मात्र 10 ही कट्ठा है वो कहाँ जोखिम लेगा। तो ये एक चैलेंजिंग है। एक तो सीमांत किसान है, ऊपर से जानकारी का क्या है, अभाव है, उसको जानकारी उपलब्ध कर पाना बड़ा चैलेंज है। आगे लिखिएगा, श्रीलंका सरकार ने जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती को, जैविक कृषि और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी प्रोत्साहित किया था, जिसका परिणाम सर्वविदित है, सबको जानकारी है इसके बारे में। देखिएगा, प्राकृतिक खेती और उससे उत्पादित खाद्यान्न, या तो फसल भी लिख सकते हैं, खाद्यान्न की जगह पर फसल ही लिखिएगा। प्राकृतिक खेती और उससे उत्पादित फसल के प्रमाणीकरण और विपणन से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित समस्या विद्यमान है, मौजूद है। नहीं, चलो, कितने पॉइंट में बताया आपने? 9 गो हुआ, और भी होगा तो आप बता दीजिएगा। चुनौती ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, हालांकि तब पर भी ठीक है। तो ये जो चुनौती आपने बताया, तो क्या सरकार कुछ प्रयास कर रही है इस चुनौती को दूर करने के लिए? सरकार का क्या एफर्ट है? सरकार क्या प्रयास कर रही है?
सरकार ने एक स्कीम लागू किया था 2018-19 में। उसका नाम ही था प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना 2018-19। अब ये जो स्कीम्स है इसका ट्रांसलेशन मत कर दीजिएगा, यही नाम होगा, ठीक है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। इसमें ये कहा गया कि प्राकृतिक खेती आप करो। सरकार क्या करेगी? तो सरकार क्या करेगी कि आपको जो भी फैसिलिटी है इसके इनपुट्स तैयार करने के लिए, जैसे गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, स्थानीय जो वनस्पति आधारित जो कृषि इनपुट्स है उसको तैयार करने के लिए सरकार क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के तहत ये सारे प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो लिखिएगा, इसके नीचे लिखिए, इसके अंतर्गत देसी गायों के गोबर, इसके अंतर्गत देसी गायों के गोबर, गोमूत्र और स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित कृषि इनपुट, स्थानीय वनस्पतियों, स्थानीय फ्लोरा कह सकते हैं, लोकल पर आधारित, स्थानीय वनस्पतियों पर आधारित कृषि इनपुट, एग्रीकल्चर इनपुट तैयार करने पर बल दिया गया है। तैयार करने पर बल दिया गया है। ये तो हो गया कौन सा? पहला स्कीम। नाम क्या है? प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। दूसरा, एक योजना था गौशाला निर्माण के लिए, ठीक है, गौशाला निर्माण। कि देखो गायें जो है इधर उधर भटक रही हैं, मतलब लवारिस की तरह, और भी जो पशुधन है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि गौ सेट बनाने के लिए उनको सब्सिडी देती है या तो फिर उसको फाइनेंस उपलब्ध कराती है। तो वहाँ पे क्या करता है कि सरकार और भी सहयोग दे रही है गौशाला निर्माण में। क्या कर रही है कि ये गोमूत्र इकट्ठा कैसे रहेगा। तो यदि गाय का सेट बनाया गया, यदि किसान यहाँ पे 10 गो गाय बांधा हुआ है, गाय ने पेशाब किया, तो गाय पेशाब किया तो अब वहाँ पे जो लोग हैं पशुपालन करने वाला सब उसको देखते रहेगा कि कौन गाय को कब पेशाब आ रहा है। उसके लिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी तो उपलब्ध कराना पड़ेगा ना कि गाय पेशाब करे तो पेशाब बर्बाद ना हो, डायरेक्ट उसका जो है एक्युमुलेशन हो जाए, जमा हो जाए। तो उसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काम करेगी। गोमूत्र इकट्ठा कैसे होगा? और यदि आप जो सतह है, या तो ऐसे कर सकते हैं, यदि नहीं आपने कोई इक्विपमेंट बनाया तो ऐसे तो कर सकते हैं ना, ये प्लास्टर आप करवा दो बढ़िया से एकदम पूरा, और जो पेशाब करेगा यहाँ से एक नाला निकाल दो, और नाला से पानी जाएगा और इस जगह कहीं पे स्टोरेज करवा दो। अरे तो वो तो कौन करेगा? किसानों के पास इतना पैसा है तो उसके लिए सरकार देगी ना, उसको बताएगी ना। तो ये गौमूत्र को इकट्ठा करना, गोबर, अब देखो इसको नहीं पक्का करवाओगे तो सब मिट्टी में पेशाब अवशोषित हो जाएगा, उसको खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऊपर से आपका गोबर के लिए भी आपको पक्की वाला करवाना पड़ेगा, और नहीं करवाए तो पता चलेगा कि गोबर गांज करके गाय उसी जगह कीचड़ बना दे। नहीं होगा। हम लोग खुद गाय पालन किए हुए हैं ना, पशुपालन, हमको पता है सब। तो ये चीज़ है।
तो इसके लिए इसका सेट निर्माण करने के लिए, तो गड्ढा बनाने, गौमूत्र के लिए गड्ढा बनाने के लिए और ये सारा सेट बनाने के लिए कम से कम 8,000 रुपया किसानों को उपलब्ध कराती है। कितना? 8,000 रुपये, 8,000 रुपये सरकार देती है, ठीक है, गौशाला निर्माण के लिए। तो लिखिएगा गौशाला के फर्श, ये फर्श ही है ना, सतह, गौशाला के फर्श निर्माण गौमूत्र एकत्रित करने हेतु गड्ढा, गौमूत्र एकत्रित करने हेतु गड्ढा बनाने के लिए किसानों को 8,000 रुपये का सहयोग देती है। चलिए, ये तो बात है, जिसके पास गाय है उसको 8,000 रुपया दे दिया आपने, कम से कम उसका फर्श वो बनाएगा, क्योंकि उससे क्या करेगा, गौमूत्र का इकट्ठा करेगा और गोबर इकट्ठा करेगा। जिसके पास गाय है ही नहीं तो वो क्या करेगा? दूसरे का घर से खोल के थोड़ा लेके चल जाएगा। तो गाय खरीदेगा, गाय खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? सरकार सब्सिडी देगी, सरकार सब्सिडी देगी। कैसा? गाय खरीदने के लिए देसी गाय खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देगी, अनुदान, और अधिकतम 25,000 रुपया उपलब्ध कराएगी। हालांकि 25,000 में कोई गाय वो मिलता नहीं है अभी किस, हाँ तो ये चीज सरकार ही देती है। चलो लिखिएगा, लिखिए भारतीय नस्ल की गाय खरीद पर, भारतीय नस्ल के गाय खरीदारी पर सरकार कितने का? 50% का अनुदान, सब्सिडी, और अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान देती है। भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है ना, एक नेशनल, उसको क्या बोलते हैं, फॉर एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो क्या है इसके तहत भाई? इसके तहत किसानों को क्या कहा गया है कि आप लोग क्या करें कि अकेले यदि खेती करोगे तो लगेगा जोखिम जैसा, तो आप लोग के क्लस्टर बनाकर करें। क्लस्टर समझते हैं? मतलब कि कई किसानों मिल करके, कई जगह को मिला करके, छोटे छोटे से जिसके पास ज़मीन है वो अपने छोटा छोटा हिस्सा, सब नहीं, सब ज़मीन पर खेती नहीं कर देना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में एक समूह बना करके, ग्रुप्स में, इसमें कई लोग होंगे, इस तरह से क्लस्टर बना करके, समूह बना करके खेती करें। और इस तरह यदि खेती आप करते हो तो इसमें जो भी लागत आएगा, मूल्य आएगा, तो एक आदमी के पास से जाएगा नहीं, क्योंकि एक क्लस्टर बना कर रहे हैं तो इसमें कई लोग शामिल हैं।
कोई गोबर दे दिया, कोई बीजा अमृत दे दिया, कोई ऐसे करके सहयोग पर आधारित एक सहकारी एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप होगा। दूसरा कि यहाँ पे कि आप लोग अकेले किसी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो क्लस्टर बना करके करते हैं, तो छोटा छोटा के सहयोग से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, तो बुनियादी क्षमता विकसित कर लोगे आप। और इतना ही नहीं, सरकार यदि इस तरह से आप क्लस्टर बना करके खेती कर रहे हैं तो सरकार कह रहे हैं कि कम से कम आप लोग 15,000 क्लस्टर देश में पहले शुरुआती चरण में बनाओ। क्लस्टर 15,000 क्लस्टर कम से कम बनाओ, और इस 3 साल तक हम जो है इस तरह की खेती करने वाले, प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं उसको हम 10,000 रुपया उसको प्रति वर्ष, प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर यदि खेती करते हो तो 3 वर्ष तक 10,000 रुपया पर हेक्टेयर दिया जाएगा, प्रति हेक्टेयर मुहैया कराया जाएगा। तो लिखिएगा इसके नीचे, लिखिएगा इस मिशन के तहत शुरुआती चरण में 15,000 क्लस्टर, शुरुआती चरण में 15,000 क्लस्टर विकसित करने, कौमा किसानों को प्राकृतिक इनपुट, किसानों को प्राकृतिक इनपुट और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर या तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक प्रति हेक्टेयर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को वित्तीय सहायता, 3 वर्ष तक प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, सॉरी 15,000 रुपया है, 10,000 नहीं, 15,000। तो लिखिएगा क्या हमने बोला था, प्रति हेक्टेयर खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपया आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए, अच्छा कोई राज्य सरकार के द्वारा एफर्ट किया जा रहा है? हाँ, किया जा रहा है। तो लिखिएगा राज्य सरकार का प्रयास। तो राज्य सरकार में बिहार बहुत लिमिटेड प्रयास कर रही है, तो उसका करना है, और कुछ 1-2 और स्टेट का नाम डाल देना है। तो पहला लिख लीजिए बिहार सरकार के द्वारा है, राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास। तो उसमें बिहार के द्वारा क्या प्रयास की जा रही है कि सरकार ने 17 जिलों को आइडेंटिफाई किया है और कुल 31,000 हेक्टेयर भूमि पर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। कितने जिलों में? 17 जिलों में। और इसके लिए प्रति हेक्टेयर जो खेती करने वाले जो किसान होंगे उसको 2,000 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा, या 2,000 रुपया आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। कहाँ? बिहार में। ठीक है, इसका नाम ही रखा गया है प्राकृतिक खेती, ये परियोजना। उसी प्रकार से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए सबसे पहला प्रयास किसी स्टेट ने किया था, वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले उसके लिए एफर्ट किया। उसी प्रकार से कर्नाटक में वहाँ का एक संगठन है कायथा संघ। कर्नाटक राज्य या राज्य कायथा संघ, एक किसानों का संगठन है, उसके द्वारा अब जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग की जा रही है। तो लिखिएगा बिहार सरकार के द्वारा
बिहार सरकार के द्वारा 17 जिलों में 31,000 हेक्टेयर भूमि पर 17 जिलों में 17 डिस्ट्रिक्ट्स में 31,000 हेक्टेयर लैंड पर जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपया अनुदान किसानों को दी जा रही है। 2,000 रुपया किसानों को अनुदान या तो सहायता दी जा रही है। नीचे लिखिएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट प्राकृतिक खेती नीति को लागू करने वाला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य, फर्स्ट स्टेट कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना। तीसरा में लिखेंगे, कर्नाटक के किसान संगठन कैथा संघ, कर्नाटक के किसान संगठन कैथा संघ, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के साथ, कैथा संघ के द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। हो गया? तो ये सरकारी प्रयास हो गए। स्टेट लेवल पर भी कुछ आपने बता दिया, और नेशनल लेवल पर क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है। एक तो योजना ही है, क्या नाम था योजना का? प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। उसमें आपने और कई प्रयास बता दिए उसके तहत। इसके बाद फिर आपने एक मिशन प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट बताया, राष्ट्रीय मिशन, और उसके तहत क्या बताया कि जो क्लस्टर बना करके कितने कम से कम शुरुआती चरण में 15,000 क्लस्टर जो है विकसित करना है, और जिसमें कि उसके लागत मूल्य को कम करने और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, और प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन के लिए सरकार कितने हेल्प कर रही है? 15,000 रुपया मदद कर रही है। एक सवाल बनता है कि सर नेचुरल फार्मिंग और जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों एक जैसा ही लगता है, क्या दोनों एक ही है, क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर बता देना है। तो लिखिएगा, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग। और दोनों तरफ अपना बांट दीजिएगा एक एक करके। देखो, जो नेचुरल बजट, जो जीरो बजट वाला है कृषि, उसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक और जैविक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखिएगा पहला वाला में, जहाँ कहाँ लिखे हैं प्राकृतिक खेती वाला, उसमें लिखिएगा कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत किसी भी प्रकार के रासायनिक और जैविक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैविक कृषि में लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत देखिएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि का तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक उर्वरक का प्रयोग जैसे वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर,
गाय के गोबर इत्यादि से बने खाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चलो, थोड़ा अंतर हो गया। दूसरा लिखिएगा, प्राकृतिक में लिखिएगा, इसके तहत सिंचाई के लिए इसके तहत सिंचाई के लिए कृत्रिम विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वर्षा और मानसून पर आश्रित होकर ही की खेती की जाती है। लेकिन उधर क्या होगा, लिखिएगा जैविक कृषि, यानी उधर इसके अंतर्गत सिंचाई के लिए वर्षा के साथ साथ आर्टिफिशियल इरिगेशन, कृत्रिम सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक वाला में लिखिएगा, इस कृषि को प्राकृतिक परिस्थितियों के दायरे में रहकर, इस खेती को प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में रहकर, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के दायरे में रहकर, अंडर द इकोसिस्टम रहकर खेती की जाती है। जैसे वर्षा के पानी का उपयोग, शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग, खेत की जुताई नहीं, इत्यादि। देखिएगा, जब इधर इसके अंतर्गत, इधर ये जैविक कृषि वाला में, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक कृषि का प्रयोग, वैज्ञानिक खेती किया जाता है, परंतु रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरक का केवल प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर कृषि की जाती है, लेकिन क्या था वहाँ, रासायनिक उर्वरक के जगह पर सिर्फ क्या किया जाता है, जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, बस खत्म। जैविक कृषि में सिर्फ बायो जो आपका फर्टिलाइजर है उसका सिर्फ उपयोग किया जाता है, और सब तरीका क्या होगा जो वैज्ञानिक आधार पर है, जैसे पावर टिलर है, ट्रैक्टर है, पंप सेट है, सब तरीके का वैज्ञानिक प्रयोग किया जाएगा। लेकिन खाली खाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा, जैविक। आगे लिखिएगा, तीसरा में मतलब इधर प्राकृतिक वाला में, इस कृषि को करने के लिए, इस प्रकार की कृषि को करने के लिए कौन सा प्रकार का प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग करने के लिए 0 बजट की लागत लगती है। 0 बजट या कम की लागत लगती है। लिखिएगा, जैविक कृषि करने के लिए इनपुट काफी महंगा होता है, कॉस्ट प्राइस काफी महंगा होता है। चलिए, काफी अंतर बता दिया आपने, ठीक है।
अब ये बताइए कि क्या मतलब सुझाव दोगे? आपके पास विकल्प क्या है? एक तरफ है खाई और दूसरा तरफ है कुआं। अरे आप कर रहे हैं केमिकल एग्रीकल्चर, उससे आपका फूड टॉक्सिक लेवल बढ़ गया है। तो एक तरफ पर्यावरण की चुनौती है, दूसरा तरफ की अनाज के कम उत्पादन की चुनौती है। तो क्या कर सकते हो? मतलब कि सामंजस्य बिठाया जाएगा, नहीं, वैज्ञानिक खेती और नेचुरल फार्मिंग के बीच में सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए। तो कैसे बिठाया जाएगा? किसके अंतर्गत जो कमियां हैं उसको सबसे पहले पहचाना जाए। इसका शुरुआती स्तर पर कमियां क्या है? क्या आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का। अब जो आप बीजामृत बना रहे हो, जीवामृत बना रहे हैं, या तो और भी जो आपको कीटनाशक वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्राकृतिक तरीके से आप बना रहे हैं, जैसे न्यून शास्त्र है, ब्रह्मशास्त्र है, इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए लोगों के पास कितना आवश्यक, जो उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है, तो ये चीज़ पर काम करना पड़ेगा। बीजामृत के निर्माण के लिए सरकार के पास कितना फैसिलिटीज़ है। यदि इस प्रकार के फसल उत्पादित होते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसल को पहुंचाए जाने के लिए उसका मार्केटिंग सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, कहाँ है मंडी व्यवस्था इसके लिए, किसान अपने क्या सही मूल्यों पर, सही उपज पर, लागत मूल्य पर, या तो एक तरह से कहें कि मार्केट प्राइस पर बेच सकते हैं कि नहीं, बिचौलियों की क्या समस्या है, सर्टिफिकेशन की क्या समस्या है, उसको दूर करना पड़ेगा। बुनियादी लेवल पर जो चैलेंजिंग है उसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा क्या चैलेंजिंग है? कृषि मंडी हमने बताया ही, इसके बारे में जानकारी लोगों का बहुत सीमित है। नेचुरल फार्मिंग ये आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप लोग को भी जानकारी उतना नहीं रहा होगा, तो लिमिटेड जानकारी है, तो किसानों को और भी जानकारी नहीं होगा। तो सबसे पहले लोग किसानों को समझाना पड़ेगा। किसान तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि उसके दादा परदादा पहले वही क्या करते थे, नेचुरल फार्मिंग। लेकिन लोगों को बताना पड़ेगा, उसके चैलेंजेस को बताना पड़ेगा कि आप इस दायरे में रह करके करना है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? रणनीतिक बना करके स्ट्रेटेजी के तहत जो धीरे धीरे इसको शिफ्ट करना चाहिए। किधर? नेचुरल फार्मिंग की ओर। एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। किससे? श्रीलंका से। श्रीलंका से हमको सीखना पड़ेगा। तो क्योंकि वहाँ पे सरकार ने उस तरह का कोई रणनीति नहीं बनाया था, तो उससे अनुभव लेकर के आगे काम करना पड़ेगा। और क्या बता सकते हैं? सबसे बड़ा एमएसपी को लेकर के दिक्कतें हैं। हमने पहले ही डेटा खींच दिया था कि एमएसपी का निर्धारण जो है नेचुरल फार्मिंग के फसलों का भी ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। तभी किसान और क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे, उसको सही उचित मूल्य मिल पाएगा और अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेगा। या तो कुछ किसान जो समृद्ध किसान हैं वो अपने खाने के लिए साल भर धान गेहूं चावल उगा लेगा। बड़े किसान वो एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से नहीं, यानी उसको बेचने के दृष्टिकोण से उसको नहीं उगाएगा, बल्कि किस लिए उगा लेगा? कि अपना पेट भर जाए, दूसरा कुछ हो। तो अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि एमएसपी यानी कि उसको ऐसा मूल्य मिले कि इस खेती को करने के लिए वो लोग क्या हो जाए? प्रोत्साहित हो, उसको लगे, लोभ लगे कि नहीं ये खेती करने से ज़्यादा फायदा है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि कृषि कार्य को सरकार अपने अंडर में रख करके कराए। जैसे कुछ एग्रीकल्चर सरकारी लैंड है, खाली पड़ा है ना, सरकार सबसे पहले वहीं से शुरुआत करे। सरकार के पास बहुत जमीनें हैं ना, और उस जमीन में खेती करने के लिए सरकार लेबर के तौर पर मनरेगा के वर्कर्स का यूज करे। मनरेगा तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर में मनरेगा के वर्कर शिफ्ट हो पाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसको मनरेगा वर्कर्स को रोजगार भी मिल पाएगा,
सीजनेबल एग्रीकल्चर के समय में। और ये जो ज़मीन खाली पड़ी है, सरकार उसको क्या कर सकता है कि कल्टीवेशन करवा सकता है वहाँ पे, और फिर मतलब एक तरीके से कम अपने लेवल पर तो सरकार प्रयास कर ही सकता है। सरकार के पास बहुत सारा ज़मीन पड़ा है, जैसे ज़मीन है तो उसको मनरेगा वर्कर्स का प्रयोग करके करवा सकता है। किसके देखरेख में? तो उचित ऑफिसर्स हैं ही। किसान सलाहकार बिहार में काम कर रहा है, BAO जैसे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। कौन है BAO? ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। और भी कई उचित पदाधिकारी हैं। तो ये पदाधिकारी अपने देखरेख में खेती करवाए। कहाँ करवा सकता है? कम से कम अपने जो कैंपस है वहाँ भी तो खेती करवा सकता है। ब्लॉक का अपना खेत होता है, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय का बहुत सारा लैंड होता है, पंचायत के बहुत सारे लैंड होते हैं, कई ऐसे खुले ओपन लैंड होते हैं सरकार के। कम से कम वहीं तो करवाए, सब्जी ही उगवाना स्टार्ट करें। कुछ स्टेप अपने स्तर पर भी सरकार को लेनी चाहिए। सिर्फ किसानों को ही थोप दे, निजी किसान को, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा ही। सरकार के पास अपना ज़मीन है, उस तरह से खेती कर सकता है। इसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी सरकार प्रोत्साहित कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये हुआ, किसानों के साथ समझौता करेगा, बड़े बड़े जो कंपनी वाले कॉर्पोरेट जगत का है, और फिर वो किसानों से समझौता करे, आपको उसको फसल मूल्य की गारंटी दे, और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी तकनीक है, वो किसके माध्यम से प्रयोग में लाया जा सकेगा? जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसानों के साथ। तो उससे क्या होगा कि उसमें इस तरीके से निजी तौर पर भी जो बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं, जैसे चिप्स बनाने वाले हो गए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हो गए, तो वो क्या कर सकता है? डायरेक्ट किसानों से जुड़ सकता है। नहीं, कितने आपने सुझाव दे दिया। इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या, खाद्यान्न का उत्पादन, आय और नेचुरल फार्मिंग, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देते हुए एक सहसंबंध स्थापित करना पड़ेगा, कोरिलेशंस, कि हमें जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या का भी ख्याल करना है, और अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो सके उस पर भी ध्यान देना है, और नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट करना है। तीनों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारा सुझाव आपने बता दिया, तो लिखिएगा, एक करके लिखिए। लिखिएगा पहला, आधारभूत संरचनात्मक स्तर पर, आधारभूत संरचनात्मक स्तर पर कार्य करना आवश्यक है। कार्य करना आवश्यक है, या तो शुड करके प्रयोग कर दीजिएगा, चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन, जैसे आधारभूत संरचनात्मक स्तर पर कार्य करना आवश्यक है या तो करना चाहिए, जैसे कृषि का विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रमाणीकरण, कृषि मंडी, बिचौलियों की समस्या इत्यादि। अगला लिखिएगा, प्राकृतिक खेती के बारे में आम किसानों में सीमित जानकारी है। प्राकृतिक खेती के बारे में आम किसानों में सीमित जानकारी है, उसका विस्तार करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए।
देखिएगा, सरकार के पास भी अपनी जमीनें हैं। सर्वप्रथम इसी भूमि पर प्राकृतिक खेती को करवाना चाहिए। कई जानकार मानते हैं कि मनरेगा जैसी योजना को कृषि कार्य से जोड़ा जाना चाहिए। कई जानकार मानते हैं कि मनरेगा जैसी योजना को कृषि कार्य से जोड़ा जाना चाहिए। हो गया। अगला लिखेंगे, नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने में निजी कंपनियों, कोऑपरेटिव एजेंसियों, सहकारी समितियों इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव कमिटीज, निजी कंपनियों इत्यादि का प्रमुख योगदान हो सकता है। इनके माध्यम से किसानों के साथ समझौता और इस खेती से संबंधित इसके काट करके इस खेती के अंतर्गत समस्त इनपुट, मेथड्स, विधि और निवेश के साथ साथ उसके फसल के उचित मूल्य की गारंटी, दी जा सकती है। हो गया। मतलब किसके साथ? कई कोऑपरेटिव एजेंसियां हैं, निजी कंपनियां हैं, जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, किसानों को जो भी आवश्यक जरूरत उसमें लगेगा वो क्या करेगा, अपना वह मेथड भी बताएगा, किसानों को ट्रेंड भी करेगा, उसको गारंटी भी देगा, उसमें निवेश भी वो करेगा। तो दो स्तर पर हो गया, सरकारी स्तर पर, ये प्राइवेट स्तर पर। आगे लिखिएगा, सरकार और किसानों को देश की बढ़ती जनसंख्या उच्च कृषि उत्पादन दर और जीरो बजट प्राकृतिक खेती तीनों को ध्यान में रखकर एक उचित रणनीति के तहत इसमें सामंजस्य बनाने की जरूरत है। इसमें सामंजस्य कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, आवश्यक है।
सामंजस्य बनाने की जरूरत है। हो गया? निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्षता कहा जा सकता है, निष्कर्षता कहा जा सकता है पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखकर जीरो बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट प्राकृतिक खेती एक तार्किक और उल्लेखनीय कदम है, तार्किक और उल्लेखनीय कदम है, परंतु बढ़ती आबादी, सीमित कृषि भूमि, इत्यादि जैसी समस्या भी हमारे समक्ष उपस्थित है। इसलिए उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखकर सही रणनीति के साथ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाया जाना चाहिए। बस हो गया। ठीक है, आपका एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक ये था। इससे रिलेटेड एक होमवर्क ले लीजिए और इसको करिएगा। जैविक खेती जैविक खेती क्या है, इसके महत्व, चुनौतियां, इसके विस्तार हेतु सरकारी प्रयास का वर्णन करें। चलो, अब इसको आप लोग होमवर्क के तहत करके आइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, कई चीज़ इधर उधर कर सकते हैं। खाली ध्यान रखना है कि नेचुरल फार्मिंग में किसी भी बाहरी और इनपुट्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैविक फार्मिंग में क्या होता है, केवल रासायनिक उर्वरक को एबोलिश किया जाता है और सारी चीज़ें वहीं से रखता है। ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ें यही वाला जो आपका इधर वाला, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कॉमन रहेगा, जैसे समस्या वाला, चुनौतियाँ, उसमें भी वही उत्पादन को लेकर के समस्या है, प्रमाणीकरण के लेकर समस्या है, मार्केटिंग को लेकर के समस्या है, जागरूकता को लेकर के समस्या है। वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि सरकारी अपने फसल अपने ज़मीनों पर, इसके बाद बाहरी जो है निजी और जो सहकारी समितियाँ हैं, सब चीज़ एक ही चीज़ होगा, खाली थोड़ा सा अंतर होगा, उस चीज़ को करके आइएगा। ठीक है।